लेकर दिल्ली सरकार सतर्क है। एयरपोर्ट पर होगा रैंडम टेस्ट। दिल्ली में बढ़ाई जा रही हैं बंदिशें। बेतिया में डिप्टी सीएम के काफिले की चपेट में आने से युवक की मौत। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। लोगों ने की डिप्टी सीएम को बुलाने की मांग। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में लगी आग। मरीजों को दूसरे वार्ड में किया गया शिफ्ट। कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। बदायूं में पंचायत चुनाव प्रचार में व्यस्त हुए दारोगा। धारा 144 का किया उल्लंघन। जुलूस का वीडियो हुआ वायरल। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पाबंदियां भी बढ़ती जा रही हैं। फ्लाइट के जरिए दूसरी जगहों से आने वाले लोगों के लिए सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। अब किसी भी पैसेंजर का कोरोना टेस्ट किया जा सकता है। सैंपल लेने के बाद उन्हें जाने की अनुमति होगी, लेकिन पॉजिटिव मिलने पर उन्हें तुरंत क्वारंटीन होना पड़ेगा। इससे पहले दिल्ली सरकार ने शादी समारोह के दौरान मिली छूट को भी खत्म कर दिया था। अब शादी समारोह में 100 लोगों के शामिल होने पर लिमिट लगाई गई है। खुले मैदान में 200 लोग शामिल हो सकते हैं। किसी अंतिम संस्कार संबंधित कार्यक्रम में अब 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। दिल्ली में ये आदेश 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। गौरतलब है कि बीते 24 घंटे में राजधानी में कोरोना के 992 नए केस सामने आए हैं। राहत की बात यह है कि 1000 से 591 मरीज ठीक हुए हैं। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे सहयोगी सागर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सागर, सबसे बड़ा सवाल, कोरोना एक बार फिर से दिल्ली में अपना भयंकर रूप दिखा रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार अलर्ट नजर आ रही है इसे लेकर, लेकिन क्या लगता नहीं है कि इस रूप को देखते हुए एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने की जरूरत है दिल्ली में? देखिए राखी, जिस तरह से लॉकडाउन लगाने की बात है तो लॉकडाउन ये सरकार का निर्णय और लॉकडाउन बहुत बड़ा कदम होता है। इसमें अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हुआ। जिस तरह से गतिविधियां पूरी तरह से ठप पड़ गई, पूरे देश की रफ्तार फीकी पड़ गई, तो इन तमाम चीजों को देखने के बाद ये बड़ा कदम उठाया जाएगा। लेकिन जो हालात इस समय पूरे देश भर में राजधानी दिल्ली में पनप रहे हैं, शुरुआती दौर में जब दूसरा स्ट्रेन जब शुरू हुआ था 100, 200, 500, 600 मामले दिल्ली में सामने आ रहे थे, लेकिन अचानक जब 2000 के करीब मामले, 2000 के ऊपर मामले सामने आने लगे, तो वाकई में दिल्ली सरकार अब थोड़ी चिंतित है, परेशान है। क्योंकि देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र और दिल्ली, जो देश की राजधानी है, दोनों जगहों पर हालात अगर बेकाबू होंगे तो फिर यही वो दो जगह है जहां से लोग निकलकर देश के अन्य कोनों में, राज्यों में और हिस्सों में जाते हैं। तो इसीलिए इन दोनों जगहों पर पाबंदियां पहले लगाई जानी चाहिए। जैसे कि महाराष्ट्र में हमने लगते देखा है, वहां पर लॉकडाउन जैसा फैसला भी लिया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल ने हालांकि ये कहा है कि अभी लॉकडाउन जैसा निर्णय हम नहीं ले सकते। अगर हालात बिगड़े तो फिर उस पर भी कदम उठाना पड़ सकता है। ये तो केंद्र की जब बैठक हुई वहां पर भी ये जिक्र किया गया कि हालात जिस तरह से देश में भी हैं, अगर ये नहीं सुधरे तो फिर आगे इस पर बड़ा कदम अब हम उठा सकते हैं। लेकिन टेस्टिंग का दायरा देखिए लगातार राखी बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि लगातार जो बढ़ते मामले पिछले 15 दिनों से रोजाना 10 लाख टेस्ट अब अधिक हो रहे हैं। और केंद्र सरकार ने भी ये माना था कि टेस्टिंग कम होने से केस बढ़े हैं। बीच में जो थोड़ी ढिलाई बरती गई, यही वजह है कि मामले अचानक सामने आने लगे। इसीलिए अब नहीं चाहती सरकार कि कहीं से ढिलाई अब हो। 13 ऐसे राज्य प्राइवेट अस्पतालों में आईसीयू बेड्स की कमी देखी गई है। जो दिल्ली सरकार के प्राइवेट अस्पताल है, इनको लेकर क्या कुछ सामने आया है कि सरकार ने बेड्स बढ़ाने की बात कही थी? क्या अब तक कुछ बेड बढ़ाए गए हैं? अभी जो बेड बढ़ाने की बातचीत चल रही है उस पर अभी सरकार की तरफ से आदेश अब दे दिया गया है। प्रशासन इस पर अपना काम कर रही है। लेकिन जो बेड की कमी है, जब मामले अचानक बढ़ते हैं और सामने आते हैं तो फिर बेड की कमी देखी ही जाती है। शुरुआती दौर में हमने जब देखा था 4-5 हजार मामले जब सामने आ रहे थे दिल्ली में, तो उस दौरान भी बेड की कमी देखी गई थी। फिर लोगों ने सोचा कि माहौल थोड़ा रिलैक्स हो गया है, फिर गतिविधियां उसी तरह से शुरू हो गई थी अस्पतालों के अंदर। कोविड अस्पतालों को भी कन्वर्ट कर दिया गया था नॉर्मल अस्पतालों में। वहां पर भी लोग ऐसे नॉर्मल मरीज वहां पर शामिल हो रहे थे। तो इसीलिए बेड जो है अचानक जब मामले सामने आए तो फिर से बेडों की संख्या बढ़ानी पड़ी और अब आगे भी पड़ेगी। अब क्योंकि जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, पिछले 24 घंटों में 55,000 के करीब मामले सामने आना तो वाकई में चिंता की बात है। कल के दिन 59,000 मामले सामने आए, तो 60,000, 55,000 के करीब मामले अगर हर दिन सामने आएंगे तो फिर सभी राज्य सरकारों को बेहतर कदम उठाना पड़ेगा, चाहे वो यहाँ के मरीज हो या फिर आने जाने के लोग हो जो आ रहे हो अन्य राज्यों से।
तो गाइडलाइनें बनानी पड़ेंगी, और गाइडलाइनें केवल बनानी नहीं राखी, उनका पालन भी कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो नेता आदेश ये बोलते हैं कि लागू इसको किया जाए, इसका पालन किया जाए, उन्हीं के नुमाइंदे उन नियमों को दरकिनार भी करते हैं, उनकी धज्जियां भी उड़ाते हैं। ताकि जी, कोरोना का दूसरा स्ट्रेन भी सागर देश में आ चुका है, तो ऐसे में दिल्ली सरकार द्वारा क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? दिल्ली सरकार देखिए स्क्रीनिंग की जा रही है लगातार, जो अन्य राज्यों से आ रहे हैं या फिर जो बॉर्डर से सटे इलाकों से घुस रहे हैं, तो फिर उनकी जांच की जा रही है, टेम्परेचर उनका चेक किया जा रहा है। ट्रेनों में भी लगातार सख्ती बरती जा रही है। प्लेटफॉर्म कुछ दिन पहले मैं गया था रेलवे स्टेशन पर नई दिल्ली के, तो वहां पर भी राखी सख्ती फिलहाल बढ़ा दी गई है। और जो अन्य राज्यों से जो लोग आते हैं या फिर जाते हैं, क्योंकि देखिए होली का ये पर्व था हाल ही में, तो उसके पहले तो बड़े कदम नहीं उठाए गए, लेकिन अब जो लोग भी आ रहे हैं अन्य राज्यों से, वहां पर उनकी जांच की जा रही है। कई राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने ये कह दिया है कि जब तक हम आपकी कोरोना की रिपोर्ट हम नेगेटिव हम नहीं देखेंगे तब तक एंट्री नहीं मिलेगी। हालांकि ये निर्णय भी लिया नहीं गया है दिल्ली में, लेकिन आने वाले समय में 2-4 दिनों में अगर हालात और बिगड़े तो ये भी बड़ा कदम उठाया जा सकता है। जी जी सागर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार लगातार अलर्ट मोड पर है और एयरपोर्ट पर अब रैंडम टेस्ट किया जाएगा, जिससे जो पैसेंजर हैं वो कोरोना पॉजिटिव हैं या नहीं इसकी जानकारी ली जाएगी और उसके बाद ही उन्हें आने जाने की अनुमति दी जाएगी। तो दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में आग लगी घटना घटी है, जिसके बाद बता दें कि आज सुबह आईसीयू वार्ड में भीषण आग लग गई। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और सभी मरीजों को दूसरे वार्ड में सुरक्षित शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं आग की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 9 गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर यहां काबू पाया गया। तो अस्पताल में आग लगी और इसके बाद जो मरीज थे उन्हें सुरक्षित दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से धुएं का गुबार निकल रहा है और अस्पताल में ये भयंकर आग लगी। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हादसे में हालांकि किसी के हताहत होने की अब तक कोई खबर सामने नहीं आई है। तो मरीजों को दूसरे वार्ड में हालांकि सुरक्षित शिफ्ट कर दिया गया है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की ये पूरी घटना बताई जा रही है। आज सुबह आईसीयू वार्ड में भीषण आग लग गई। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर सामने नहीं आई है। सभी दूसरे मरीजों को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है और आग की जैसे ही सूचना दमकल विभाग को मिली तो तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। घंटों की मशक्कत के बाद ही इस भयंकर आग पर काबू पाया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं साफ तौर पर धुएं का गुबार किस तरीके से उड़ रहा है और लगातार दमकल विभाग के कर्मचारियों ने यहां आग पर काबू पाया। तो यूपी में पंचायत चुनाव को देखते हुए प्रशासन की क्या-क्या तैयारियां रहेंगी और चुनावों में शराब माफिया हावी रहते हैं, जबकि सबसे ज्यादा पंचायत चुनाव में शराब का इस्तेमाल होता है। इसे लेकर नोडल अधिकारी SPRA क्या-क्या कठोर कदम उठाएंगे? इस सवालों और पंचायत चुनाव को लेकर नोडल अधिकारी SPRA सिद्धार्थ वर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता पवन तोमर ने। सुनिए। SPRA सिद्धार्थ वर्मा जी हैं, नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। इनसे हम बात करते हैं पंचायत चुनाव को लेकर। सर पंचायत चुनाव को लेकर सर प्रशासन सर क्या क्या तैयारी रहेगी? देखिए ये अभी जो पंचायत चुनाव सन्निकट हैं उसको लेकर के अभी घोषणा भी हो गई है और आचार संहिता भी लागू हो गई है और ये चुनाव हर हाल में निष्पक्ष हों, शांतिपूर्ण हों और स्वतंत्र हों। इसके लिए जो भी कार्रवाइयाँ तैयारियाँ करनी है वो सभी तैयारियाँ हम लोग द्वारा लगातार की जा रही हैं। घोषणा से पहले इसके पूर्व कई बार बैठक हुई जिसमें जिलाधिकारी महोदय और वरिष्ठ निरीक्षक महोदय द्वारा अलग अलग टाइम पर निर्देश दिए गए। इसमें टीमें बना के पूर्व में ही सभी गांवों का भ्रमण कर लिया गया, सभी केंद्रों का भ्रमण कर लिया गया है, संवेदनशीलता का आकलन हो गया है और हमको जितनी फोर्स की ज़रूरत है उसकी वो बना लिया गया है। और इसमें जैसा कि एक ही चरण में चुनाव इस बार सभी जगह हो रहा है तो निश्चित तौर पर हमको अपने जनपद के अलावा बाहर के जनपदों से भी फोर्स से मंगाना है, उसका भी आकलन करके और चुनाव को पूरी तरह शांतिपूर्वक कराने की हमारी पूरी तैयारी है। सर पंचायत चुनाव में देखा जा रहा है ज़्यादातर जो है भूमाफिया, शराब भूमाफिया जो है उनका शिकंजा रहता है, उसको लेकर सर आपकी तरफ से जो है क्या क्या निर्देश दिए गए अधिकारियों के लिए, किस तरह की कार्रवाई की जाए? देखिए पंचायत चुनाव के अलावा भी इसके पूर्व भी शराब के जो कारोबार करने वाले जो अवैध रूप से शराब की कार्रवाई करते हैं ऐसे अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए हमारे बदायूं पुलिस द्वारा पूर्व से ही कार्रवाइयाँ की जाती रही हैं और जनपद में अभी 2 शराब माफिया चिन्हित करके उनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की जा चुकी है
और अभी भी जो लगातार अभियान चल रहा है इसमें करीब 15,000 के ऊपर लीटर शराब बरामद की जा चुकी है और लगभग 290 के आसपास अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और इसके बाद लगातार ये बदस्तूर कार्रवाइयाँ चल रही हैं और हमें उम्मीद है कि इस तरह की कोई आपराधिक शेष न रह जाए, हमारी कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। ये अभी हमारे साथ नोडल अधिकारी एसपी सिद्धार्थ भगवान जी थे। इनका कहना था जो है कि हमारी तरफ से जो है लगातार जो प्रयास रहता है जो है जो चुनाव को निष्पक्ष रूप से हो। दूसरा जो है कि और जो भूमाफिया शराब माफिया हैं उन पर जो है शिकंजा कसा जा रहा है। अब इस समय देखना ये होगा कि आगे जो है कितने और इसमें पकड़ जाए। डीएपी न्यूज़ पवन तोमर बताएंगे। तो वहीं बदायूं में ड्यूटी के दौरान दारोगा ने अपना काम छोड़कर पंचायत चुनाव प्रचार में व्यस्त हो गए और प्रधान प्रत्याशी के समर्थन में दारोगा ने धारा 144 का उल्लंघन करते हुए जुलूस निकाला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और साथ ही प्रधानी के प्रत्याशी के साथ घर घर घूमकर दारोगा ने जोरदार प्रदर्शन किया, किसी भी गाइडलाइन का पालन नहीं किया। बताया जा रहा है कि वर्तमान में दारोगा इस्लाम नगर के थाने में तैनात हैं। तो बदायूं में ड्यूटी के दौरान दारोगा अपना सारा कामकाज छोड़कर पंचायत चुनाव प्रचार में व्यस्त नजर आए और प्रधानी प्रत्याशी के समर्थन में दारोगा ने यहां धारा 144 का उल्लंघन किया, जुलूस निकाला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और होली के दिन का ये वीडियो बताया जा रहा है। अपने निजी लाभ के कारण दारोगा ने सरकार की गाइडलाइन का भी पालन करना सही नहीं समझा और पंचायत चुनाव प्रचार में यहाँ दारोगा साहब बिजी नजर आए और गांव में घूम घूम कर प्रत्याशी के साथ उन्होंने चुनाव प्रचार किया। बदायूं का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और सबसे बड़ा सवाल यही है, जब कानून के कारिंदे ही इस तरीके से राजनीतिक लोगों के लिए प्रचार करते नजर आएंगे तो जिनके सर कानून की पालना करने की जिम्मेदारी दी गई है वो कैसे दूसरों से कानून की पालना करवाएंगे। और पूरा मामला बदायूं का बताया जा रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रत्याशी के चुनाव समर्थन में उतरे हैं दारोगा साहब। यहाँ दारोगा साहब प्रधानी प्रत्याशी के जो प्रत्याशी हैं चुनाव के, उनके साथ घूम घूम कर धारा 144 का उन्होंने उल्लंघन किया और साथ ही उनके समर्थन में चुनाव प्रचार करते नजर आए। बताया जा रहा है कि वर्तमान में दारोगा इस्लाम नगर थाने में तैनात हैं। जुलूस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। होली के दिन का ये वीडियो बताया जा रहा है। पूरा मामला होली के त्योहार वाले दिन का है। तो वहीं यूपी के सुल्तानपुर में सवारी बैठाने को लेकर दो ट्रांसपोर्टर आपस में भिड़ गए, जिसके बाद दहशत फैलाने के लिए बीच सड़क पर हवाई फायरिंग की गई। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो सवारी को अपनी गाड़ी में बिठाने के लिए आपस में दो ड्राइवर यहां पर भिड़ते नजर आए और जिसके बाद दहशत फैलाने के लिए कई राउंड फायरिंग भी की गई। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मामले की जांच लगातार की जा रही है और सुल्तानपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर सवारी को बिठाने को लेकर ड्राइवर आपस में भिड़ गए, जिसके बाद दहशत फैलाने के लिए बीच सड़क कई राउंड फायरिंग की गई। फिलहाल सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जाँच में जुट गई है। वीडियो आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है, जहाँ पर खुलेआम फायरिंग करते नजर आ रहे हैं लोग और सवारी बिठाने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था, जिसके बाद दहशत फैलाने के लिए यहाँ बीच सड़क पर कई राउंड फायरिंग भी की गई। बांसडीह रोड पर थाने का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल बीते दिन क्षेत्र के आस चौरा गांव में होली की देर रात धारदार
हथियार से वार कर एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिजनों का कहना है कि युवक को देर रात कुछ लोगों ने फोन कर बुलाया था, तब से वो लापता था। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस हत्याकांड में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिसमें न केवल हत्या का खुलासा हुआ है बल्कि हत्या करने वाले का मकसद भी सामने आ गया है। तो अपराधियों को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और होली के दिन इस वारदात को अंजाम दिया गया था। हालांकि पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार, दोनों जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है और फोन करके दोस्तों ने बुलाया था। आना जाना घूमना, लेकिन कुछ शंका ऐसा। थाना बांदी रोड में कल एक युवक का शव मिला, जिसे कि चाकू मारकर हत्या की गई थी। इस पर अनावरण करने के लिए पुलिस ने टीमें बनाकर कार्य शुरू किया, जिसमें कि 2 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया। उन दोनों ने हिरासत में पूछताछ के दौरान अपने जुर्म को कबूल करते हुए बताया कि उनमें से एक की भाभी को, जो मृतक है, उसने रंग लगाया था और इसी बात से नाराज होकर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था और दोनों पक्ष आपस में परिचित हैं और दोनों रिश्तेदार हैं, एक ही गाँव के रहने वाले हैं। इसी नाराजगी को लेकर इन्होंने अभियुक्तों ने योजना बनाते हुए फोन करके मृतक को बुलाया और रात्रि में चाकू मारकर उसकी हत्या की। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता सुरेंद्र कुमार गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, अपराधियों को तो फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन दोस्तों ने ही इस युवक को बुलाया था फोन करके और एक तरीके से देखें तो दोस्ती के रिश्ते का यहाँ कत्ल किया गया। क्या कुछ जानकारी आपके पास? ये होली का त्योहार था। इस मौके पर आपस में विवाद चल रहा था और उनको फोन के बुलाया गया और रास्ते में ही उनकी नीच के हिसाब ने और मित्रों ने उनसे मार दिया। ठीक है, पुलिस ने वहाँ मौके पहुंचे, सीओ सिटी पहुंचे और इस विषय की छानबीन उन्होंने किया। पुलिस ने क्या कुछ वजह बताई है सुरेंद्र यहाँ हत्या की? जी, उन्होंने ये वजह अभी खुलासा बहस नहीं किया, परंतु उन्होंने ये कहा इस पर आगे की जांच कार्रवाई चल रही है। बाकी मीडिया से उन्होंने विस्तार पूर्वक कुछ जानकारी उन्होंने नहीं दिया। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है और होली वाले दिन फोन कर दोस्तों ने बुलाया था, जिसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। तो होली की देर रात धारदार हथियार से वार कर युवक की निर्मम हत्या कर दी गई थी और उसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। परिजनों का कहना है कि युवक को देर रात कुछ लोगों ने फोन करके बुलाया था, तब से वो घर से लापता था, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस जब मामले की जांच में जुटी तो युवक का शव पाया गया। तो झांसी के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बमरोली स्टेट में एक ग्रामीण ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने हत्या आरोपी को हिरासत में ले लिया है और लगातार हत्यारे से पूछताछ की जा रही है। बता दें कि घटना की सूचना मृतका के बेटे ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो झांसी के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बमरोली स्टेट की ये पूरी घटना है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। देखिए, थाना शाहजहांपुर के बमरोली स्टेट गांव में आज एक चंद्रभान पुत्र श्रीपाल या दोहरे ने एक थाना पे आकर प्रार्थना पत्र दिया कि आज सुबह वो अपनी माँ के साथ में खेत से भूसा लेकर आए और माँ को छोड़ा था बाड़े में। वहाँ पर उनके पिताजी भी रहते थे बाड़े में और किसी बात को लेकर माँ और पिताजी में कोई झगड़ा हुआ है, जिस कारण से पिताजी ने उन पर कुल्हाड़ी से वार करके उनकी हत्या कर दी। उज्जैन से महाकाल के दर्शन करके लौटते समय झांसी रक्सा टोल प्लाजा के पास एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि कार में
5 लोग सवार थे। वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि कार चलाते समय झपकी आने की वजह से पूरा हादसा हुआ। घटने में एक महिला और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है, जिनका इलाज मेडिकल कॉलेज झांसी में चल रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो 3 की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। झांसी का ये पूरा मामला है। उज्जैन महाकाल से दर्शन करके वापस आ रहे परिवार का एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद 5 लोग इस गाड़ी में सवार थे। वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि कार चलाते समय झपकी आने की वजह से यह हादसा हुआ है। घटना में एक महिला और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है, जिनका इलाज मेडिकल कॉलेज झांसी में चल रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में ले लिया है। होलिका दहन के बाद जलते दहकते अंगारों पर चलते हुए मन्नतधारी ने अपनी मन्नत पूरी की। झाबुआ में ये परंपरा कई सालों पुरानी है, जहां आज के आधुनिक युग में भी एक गांव में रहने वाले ग्रामीण अपनी परंपरा को निभाते आ रहे हैं। कोई भी मन्नतधारी अंगारों पर चलते हैं तो कोई मन्नतधारी गल देवता के चारों ओर घूमते हैं। इन सब मन्नतधारियों की मन्नत उतारते हुए सभी श्रद्धालुओं की भीड़ जमा होती है। झाबुआ जिले के में अनेक जगह ये मन्नत सभा का आयोजन किया जाता है। तो होली के बाद जो अंगारे होते हैं, दहकते अंगारों पर यहाँ नंगे पैरों से चला जाता है और उसके बाद मन्नत सभा का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी लोग जो मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है, ऐसा इन लोगों की मान्यता है। झाबुआ में ये परंपरा कई साल पुरानी बताई जा रही है, जहां आज के आधुनिक युग में भी गांव में रहने वाले ग्रामीण अपनी पुरानी परंपरा को निभाते हुए नजर आते हैं। और कोई भी मन्नतधारी यहां अंगारों पर चलता है और उनकी मन्नतधारी गल देवता के चारों ओर घूमता है, ताकि उन्होंने जो मन्नत मांगी है वो पूरी हो सके। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ मन्नतधारी जो श्रद्धालु है वो अंगारों पर नंगे पैर चलते हैं और अपनी मन्नत पूरी होने की कामना करते हैं। झाबुआ जिले में ये मन्नत सभा का आयोजन किया गया। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है। होली के कारण बिहार में भी इन दिनों पॉजिटिव मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। बिहार सरकार की ओर से तमाम उपाय किए जा रहे हैं और लोगों से एहतियात बरतने की बार बार अपील की जा रही है। इसी बीच बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें मंगल पांडे ने बताया कि फिलहाल बिहार में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। आपको बता दें कि देश के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू और आंशिक रूप से लॉकडाउन लगाया गया है। तो फिलहाल बिहार में कोई लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। उस समय से लगभग 25-30 दिन पहले से ही बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग इस सारे मामले पे बहुत नजदीकी नजर रखे हुए था। हम सचेत हैं और उस सचेत रहने के कारण ही हमने सतर्कता बढ़ाई हुई थी। और पूर्व के दिनों में जहां 20-25 हज़ार प्रतिदिन जांच पे हम आ गए थे, जब हमारे पास कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 300 से कम हो गई थी, अब एक बार फिर से कोरोना के जांच की संख्या को भी हम लोगों ने बढ़ा दिया है। लगभग 60,000, 70,000 प्रतिदिन कोरोना की टेस्टिंग की जा रही है। बेतिया अनुमंडल क्षेत्र में बीते दिन डिप्टी सीएम के काफिले की चपेट में आने से एक युवक घायल हो गया था, जिसकी इलाज के दौरान अब मौत हो गई है, जिससे आक्रोशित लोगों ने चनपटिया के कुमारबाग चौक पर शव रखकर बेतिया नरकटियागंज पथ को जाम कर दिया, जिसमें परिजनों ने डिप्टी सीएम के काफिले पर आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि गाड़ी के सामने से टक्कर लगने से युवक की मौत हुई है। हालांकि स्थानीय विधायक उमाकांत सिंह भी मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास करते रहे। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम के स्कॉट पार्टी में एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसमें 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, लेकिन लोग आक्रोशित हैं और डिप्टी सीएम को बुलाने की यहां पर मांग की जा रही है। तो डिप्टी सीएम के काफिले की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। बगहा के हमारे ये रहने वाले हैं, रामपुरवा के चनपटिया प्रखंड में आता है। बगहा में इनका एक्सीडेंट हुआ है। रेणु देवी जो हमारी मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी गाड़ी से। मामला ये है कि मुख्यमंत्री पे हिट एंड रन का हम लोग चाहते हैं कि केस दर्ज हो। प्रशासन की तरफ से कोई हेल्प नहीं है। यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं उमाकांत सिंह बीजेपी के, वो इस प्रकरण को लीपापोती करना चाहते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं, और उप मुख्यमंत्री का ये रिकॉर्ड है कि जब वो जीत के आती हैं
किसी ना किसी का उनके परिवार के गाड़ी से एक्सीडेंट होना निश्चित है। तो कोरोना का दूसरा स्ट्रेन शुरू हो गया है। वहीं रांची के सभी स्कूल कोरोना को लेकर काफ़ी एहतियात बरत रहे हैं। जहां स्कूल प्रशासन का कहना है कि 1 साल के बाद स्कूल खुले हैं और बच्चों की सुरक्षा के लिए इसकी तैयारी गेट से ही की गई है। वहीं स्कूल परिसर में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है और विभाग को जो आदेश दिए गए हैं उसी तरह से क्लास का संचालन भी किया जा रहा है। साथ ही कोरोना को देखते हुए हर क्लास का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया गया है। कोरोना को गेट से ही इसकी तैयारी शुरू कर दिए हैं। जैसे गेट में ही आप देखे होंगे सैनिटाइज़र यूज़ किया गया है, स्कैनिंग मशीन, और आपको लाइन बाय लाइन घुसाया जा रहा है। वहाँ पे टीचर्स रेडी हैं और जैसे देख रहे हैं मास्क अनिवार्य है, तो अनिवार्य रूप से सभी बच्चे मास्क लगा रहे हैं यूनिफॉर्म के तौर पे। और क्लास जैसे चल रहा है तो विभाग जो आदेश दे रहा है उसी के अनुसार हम लोग क्लास चला रहे हैं। हर क्लास को बांटा गया है। जैसे हमारे हर संख्या में 128 की जैक के द्वारा निर्धारित की गई, लेकिन हम लोग कोरोना को देखते हुए उसको पार्ट वाइज बांट दिया गया है उसको। तो वहीं मधुबनी के वार्ड संख्या 12 में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें पॉजिटिव केस मिलने के बाद प्रशासन ने मोहल्ले को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है और बांस बल्ली से घेराबंदी कर दी गई है। वहीं मधेपुर वीडियो अर्चना कुमारी ने बताया कि एक ही परिवार के 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। साथ ही बीडीओ ने बताया कि डॉक्टर की टीम लगातार संपर्क में है। मोकामा ब्लॉक की दरियापुर पंचायत में नल जल योजना में टंकी ध्वस्त होने का मामला अब काफ़ी गंभीर हो गया है। इस पूरे मामले को लेकर ग्राम मुखिया ने बयान दिया है, जिसमें मुखिया राजू प्रसाद ने टंकी ध्वस्त करने का इल्ज़ाम स्थानीय असामाजिक तत्वों पर लगाया है। मुखिया के अनुसार पंचायत में लोगों को योजना का लाभ मिलने के बीच में असामाजिक तत्व अड़ंगा लगा रहे हैं। टंकी ध्वस्त करने के मामले में कार्रवाई के मुद्दे पर उन्होंने तत्वों को चिन्हित कर कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री जी के सपना को हर घर नल जल पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारे ग्राम पंचायत में सभी वार्डों में पानी चल रहा है। उसी के तहत वार्ड नंबर 9 में हमारा काम पूरा हुआ और हम पानी चलाने का काम कर रहे थे। जैसे ही हमारे लोग पानी चालू करने के लिए गए तो असामाजिक तत्वों के द्वारा टंकी में छिद्र कर दिया गया। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।